तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कूलम्बिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में ना कुछ सिमिलरिटी होता है एंड वैसे कुछ डिफरेंस भी होता है। तो उसे हम क्या कर पाएंगे ना, हम एक कंपैरिजंस ला पाएंगे, मतलब कंपेयर करके बताएंगे कि कहाँ पर इंटरेक्शंस क्या होगा। तो पहले यहाँ पर जैसे कि हम लिखा है कि कूलम्ब फोर्स क्या होता है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होता है A equal to G M1 M2 upon R square. So it is very clearly we can see that यहाँ पर जो फोर्स है ना, यहाँ पर फोर्स डिस्टेंस के साथ इनवर्सली वैरी हो रहा है, मतलब उसका स्क्वायर के साथ। क्लियर? फोर्स वैरीज इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो कि कूलम्ब में हो रहा है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है ग्रेविटेशनल में भी। देखो नीचे फॉर्मूला में क्या लिखा है, क्या 1 अपॉन आर स्क्वायर लिखा है। तो कहने का ये मतलब है दोनों में ना ये सिमिलरिटी आ गया, तो इसको बोलते हैं ना इनवर्स स्क्वायर लो। थोड़ा सा डिस्टेंस घटाने से ना इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब कहाँ पर ना, अगर मान लो आपके पास ना 2 चार्ज बॉडी है, 2 मास बॉडी है, समझ में आ रहा है ना, उन दोनों के बीच में आपको इंटरेक्शन ज्यादा करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये बोला गया है भाई चार्ज को और बढ़ा नहीं सकते हो, मास को और भी ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरेक्शन ज्यादा करना है। तो क्या करना है, फिर दोनों को पास लेकर आ जाओ। समझ में आ रहा है ना, पास लेकर आने से क्या हुआ ना, उनका डिस्टेंस डिक्रीज हुआ। और डिस्टेंस के साथ फोर्स कैसे वैरी कर रहा है, इनवर्सली तो कर रहा है ना, लेकिन उसका स्क्वायर के साथ इनवर्सली वैरी हो रहा है। मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कम करने से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बन जाएगा। समझ में आया? सो इट इज दैट फास्ट सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस एंड योर कूलम्बिक इंटरेक्शंस। क्या ना, इट इज ऑलवेज inward square law. We also wait inward square law. And the next point is that क्या होगा, देखो एक चीज बोलता हूं, मान लो यहां पर ना एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये दोनों चार्ज का सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है। सो इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज। समझ में आ रहा है ना, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज। मान लो यहाँ पर चार्ज Q1 है और यहाँ पर चार्ज Q2 है, और मान लो ये सेम नेचर का मैंने लिया हो, लाइक चार्ज लिया हो, सिमिलर चार्ज लिया हो, और दोनों अगर प्लस है प्लस होगा, दोनों एक अगर माइनस है दूसरा भी माइनस होगा, एक प्लस दूसरा भी प्लस, एक अगर माइनस दूसरा भी माइनस। और जाहिर सी बात है अभी आपको बताया था ना, तो अगर चार्ज दोनों के बीच में ना सेम होता है, नेचर सेम होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन रिपल्सिव होता है, तो अभी क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। मतलब ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको भी रिपेल करेगा, हाँ या ना, क्योंकि दोनों तो चार्ज बड़ी है ना, लेकिन रिजल्ट एक ही तरह को आएगा। देखो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मान लो सामने से ट्रक आ रहा है, सामने से एक साइकिल आ रहा है, क्लियर? तो अभी ये इमेजिन करो दोनों का एक्सीडेंट हो गया, क्लियर? तो अभी ट्रक ने कुछ फोर्स दिया साइकिल को, और वापस में बदले में साइकिल ने भी कुछ फोर्स दिया ट्रक को, लेकिन वो ट्रक के ऊपर जो साइकिल फोर्स देता है, क्या वो हमको नजर आता है? नहीं आता है ना, ट्रक थोड़ी ना पीछे चला जाता है, ट्रक से टक्कर लगने की वजह से साइकिल पीछे चला जाता है ना। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि इंटरेक्शन वहां और मास किसका ज्यादा था, ट्रक का ज्यादा था ना, तो इसीलिए उसका इंटरेक्शन हमको नजर आया। जो लाइटर था साइकिल, उसका इंटरेक्शन नजर नहीं आया। समझ में आया? तो इंटरेक्शन जिसका ज्यादा होगा, अगर वो एक ही लाइन में आएंगे तो इंटरेक्शन जिसका ज्यादा होगा, नेट इंटरेक्शन उसी दिशा में आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन इस तरह भी होगा। मान लो Q1 Q2 को एक फोर्स दे रहा है, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, F21। दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जब इसे लिखा जाता है, पहले जो लिखते हैं वो फोर्स उसके ऊपर में आता है, बाद में जो लिखा होता है वो फोर्स देता है। जैसे कि यहाँ पर 1 से आ रहा था, किसको मिला, 2 को मिला, इसीलिए इसको F21 लिखते हैं। सिमिलरली इधर फोर्स आएगा F12, क्यों फोर्स मिला 1 को,
किसने दिया? 2 ने दिया, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? F12। समझ में आया? पहले जो लिखते हो ना नीचे, उसको मिलने वाला होता है और बाद में जो होता है उससे वो मिलता है, वो फोर्स देता है। देखो यहाँ पर ना 2 चीज हो रहा है, लेकिन इससे तो नहीं होगा ना। रिजल्टेंट तो एक ही दिशा में आएगा, तो इस तरफ आएगा, नहीं तो इस तरफ आएगा ना। समझ में आ रहा है ना? देखो इसका मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है? फिर रिपल्सन हो रहा है। वो देखो आते अगर ये ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, अगर ये ज्यादा होगा रिपल्सन इस तरफ होगा। मेरे कहने का मतलब चाहे ये बड़ा होगा नहीं तो ये बड़ा होगा, लेकिन रिजल्टेंट तो आइदर इसमें आएगा नहीं तो इसमें आएगा। अगर देखो F12 ग्रेटर आएगा, सो F किधर आएगा ना? दैट मीन अराउंड द सेम डायरेक्शन ऑफ इधर आएगा। देखो ये आएगा F। लेकिन अगर आपका F21 ज्यादा आएगा F12 से, तो आपका जो F आएगा वो इस तरफ आएगा। क्लियर? F21 ज्यादा हो गया मतलब F इधर आएगा। चाहे F इधर आएगा या इधर आए, कोई फर्क नहीं है। वो ग्रेजुअली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। मतलब रिपल्सन का मतलब ग्रेजुअली दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये होता है, मान लो ऐसे 2 चीज मैंने रखा हूं, क्लियर? देखो मेरे हाथ को ऑब्जर्व करो, ऐसे रखा हूं ना, ऐसे करने से भी डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, और ऐसे करने से भी डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ तो रहा है ना। ऑब्जर्व करो इसको, ऐसे करने से भी डिस्टेंस बढ़ा, ऐसे करने से भी डिस्टेंस बढ़ा। लेकिन ये वाला कूलम फोर्स नहीं होगा। क्यों? कूलम फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, वो आइदर इस तरफ आएगा नहीं तो इस तरफ आएगा, ऐसे नहीं होगा। मान लो चार्ज ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? मान लो ना चार्ज इधर चला गया और इसका चार्ज इधर आ गया, तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना था, वे डिस्टेंस इतना हो गया, तो क्या हम बोलेंगे ये कूलम फोर्स होगा? नहीं। क्यों? कूलम फोर्स क्या होता है ना? कूलम फोर्स होता है एक सेंट्रल फोर्स। समझ में आया नहीं आया? Coulomb force is a central force and so as your gravitational force. Gravitational force भी एक कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। अभी दिमाग में आना चाहिए कि सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है। यहाँ देखो अभी मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर चार्ज बॉडी रखे हो, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी आ गया तो इधर ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, अगर नेट इस तरफ आएगा, ये ज्यादा होगा, नेट इस तरफ आएगा, रिपल्सन इस तरफ होगा। आया ना? अगर ये फोर्स ज्यादा हुआ तो नेट इस तरफ आया, तो ग्रेजुअली दोनों फोर्स क्या कर रहा है? इनका डिस्टेंस को बढ़ा रहा है ना। लेकिन ऑब्जर्व करो वो फोर्स किस में आ रहा है? वो आ रहा है अलोंग द लाइन joining the center of charges, the center of 2 charges। और इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। क्लियर? तो हमेशा ये आपको दिमाग पे रखना है, कूलम फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होगा, डेफिनेटली होगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल दो, ये पेंटल को अगर ऐसे छोड़ेंगे ना, देखो ये कैसे गिर रहा है, एग्जैक्टली ऐसे गिर रहा है ना। क्यों? ये और का मास है, और का मास इसको खींचेगा। कैसे खींचेगा? एकदम वर्टिकली खींचेगा, डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है ना? क्यों? ये मास बॉडी था ऐसे, ये ऐसे आ रहा है। क्यों आया? क्यों? इसको ये ग्रेविटेशनल फोर्स देके पुल कर रहा है, और ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा? ये बॉडी एंड अर्थ जो है इनके बीच में ही आएगा, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है वैसे ही आएगा ना। इसीलिए कोई भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं वो कैसे गिरता है? एकदम सीधा 90 डिग्री करके गिरता है। क्यों? अभी समझ में आया? बोलते हैं ना कोई भी, देखो कोई भी चीज को छोड़ेंगे ना वो सीधा ही गिरेगा। अब बोलोगे सर ऐसे गिरने से, अरे ऐसे गिरने से ऐसे जाएगा, लेकिन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये कैसे कितना एंगल बनाएगा? 90 बनाएगा। कोई भी ले लो, कोई भी चीज ले लो ना, ऐसे भी फेंक लो कोई बॉल को, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड को ऐसे सीधा ही गिरेगा। वो होता है वेट, वो बाद में पढ़ेंगे। वेट होता है क्या? वेट का डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। वो वेट नहीं जाएगा, वो वेट होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वेट ही होता है। तो कोई भी चीज को ऊपर फेंकने से वो कैसे गिर रहा है? सीधा गिर रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड तरीके से गिर रहा है ना। क्यों गिरा? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स। दोनों मास बॉडी के बीच में जो लाइन होगा उसी लाइन में ही ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। गॉट इट?
आगे समझ में। एंड सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन इधर मैंने लिखा हो, वो फोर्स होगा जो फोर्स लाइन में आएगा। कौन सा लाइन? जो दोनों चार्ज बॉडी और यहाँ पर दोनों मास बॉडी को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर? सो इट इज अराउंड द लाइन joining the center of the two charges. क्या लिखोगे? The line joining the center of two mass. Is that clear? So these are the two for similarity between the gravitational interaction and the Coulombic interaction. पहले वाला क्या बताया, समझ में आया? पहले वाला क्या था हमारा? देखो इधर कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि दोनों के जो फॉर्मूला है नीचे आर स्क्वायर है, आया ना? इसका मतलब इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस कम करेंगे। समझ में आया? सेकेंड, दोनों सेंट्रल फोर्स है। सो दिस इज द सिमिलरिटी। तो अभी क्या डील करेंगे दोनों के बीच में? क्या डिसिमिलरिटी है या डिफरेंस है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा ये भी हमको जानना है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। देखो फास्ट है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? इधर ना कूलम्बिक होता है, इधर कूलम्बिक इंटरैक्शंस और कूलम्बिक फोर्स, एंड इधर ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। फास्ट क्या होगा बताए? देखो अभी ना फास्ट पॉइंट क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक मास बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अच्छा एक बात बताओ, कि पेंटागन अगर ऐसे ऊपर हम देखते हैं वो किधर आता है? नीचे आता है ना। क्यों नीचे आ रहा है? तो इमेजिन हमने किया है क्योंकि ऊपर जा रहा था, ग्रेविटी उसको नीचे खींच के ला रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब कोई भी चीज जिसके पास मास होगा ना, दूसरे बॉडी जिसके पास मास होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है, और वो फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होगा दोनों मासेस बॉडी के बीच में हमेशा वो कैसे इंटरेक्शन करता है? इंटरेक्शन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दिमाग में फिट कर लो, अगर दोनों के पास मास है तो वो अट्रैक्टिव ही होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल आएगा, सर आप तो इधर हो, ये स्मार्टफोन तो पीछे है, इसका तो मास है, आपका तो मास है, लेकिन आप क्यों अपने मतलब ऐसे ही इसके तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? और यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट है सबके पास मास है, फिर सब मेरे पास क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहा है? एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो यहाँ पर टेबल है, समझ में आ रहा है ना? मैं टेबल को 2 न्यूटन से खींच रहा हूँ, पीछे से ना एक जो भी उसको 5 न्यूटन से खींच रहा है। इसका मतलब क्या टेबल मेरे पास आएगा? नहीं आएगा ना। जो ज्यादा ताकत लगाएगा टेबल तो उसके पास जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पर ये स्मार्ट बोर्ड में अकेले नहीं हूँ, यहाँ पर अर्थ है या नहीं है? समझ में आ रहा है ना? ये इसका मास है, मेरे मास है, हमारे बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आपको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई तो नहीं पड़ता है। मैं अगर जाऊंगा बोलोगे अट्रैक्ट हो रहा है, मैं खड़ा हूँ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, गायब हो गया। कैसे गायब हुआ? जो एग्जाम्पल दिया था 2 न्यूटन फोर्स गायब हो रहा था ना, जो आदमी 2 न्यूटन दे रहा था उसका 2 न्यूटन फोर्स नजर नहीं आ रहा। टेबल को 2 न्यूटन से हमने खींचा, लेकिन टेबल इस तरफ आने का नजर हमको नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो डोमिनेट कर लिया किसने? पावरफुल फोर्स ने। सिमिलरली इसके और के मास के बीच में भी क्या हो रहा है? ग्रेविटी हो रहा है, क्योंकि नीचे तो और थे ना भाई। हम किससे जुड़ा हुआ है? और से। और का मास हमसे बहुत 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 ज्यादा होता है, और इसका मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, मेरा और के बीच में भी अट्रैक्शन है, और उसका और के बीच में भी अट्रैक्शन है। किसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? और का ही होगा, क्योंकि और का मास हम दोनों का मास से बहुत गुना टाइम ज्यादा होता है। अभी तो बोला ना, इंटरेक्शन जिसका पावरफुल होगा नेट इंटरेक्शन उसका ही नजर आएगा। 5 न्यूटन देने से टेबल का मोशन उस तरफ जा रहा था, लेकिन 2 न्यूटन देने के बावजूद भी मोशन उस दिशा में नजर नहीं आया। तो इन हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल वो अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। क्यों? नीचे से मेरे को कौन खींच रहा है? और खींच रहा है, और इसको कौन खींच रहा है? और खींच रहा है। और हमारे अट्रैक्शन और हमारे और मेरे बीच के जो अट्रैक्शन हो रहा है, और इसका और के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, हम दोनों से बहुत ज्यादा हुआ। और जो पावरफुल होगा उसका ही मोशन नजर आएगा ना। इसीलिए कोई भी चीज को जब नीचे फेंकता है किधर गिरता है? ऊपर फेंकने से नीचे ही गिरता है। समझ रहे हैं? तो भी दिमाग में होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों मास ऐसे तो पढ़ते हैं ना, ग्रेविटी मास से बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ऐसे क्या कोई आदमी जा रहे हैं हम उस तरफ ऐसे खींचा मतलब ऐसे अट्रैक्ट होकर चले जाएंगे? नहीं हो रहा है। क्यों? ग्रेविटी है उसमें, लेकिन वहां पर हमारे बीच में जो ग्रेविटी है
और हमारा आपके बीच में जो ग्रेविटी है हमसे कोई मतलब बहुत ज्यादा टाइम्स होता है, तो वो पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए हमारे बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, सब चीज के बीच में और अट्रैक्शन होता है ना ग्रेविटेशन, वो नजर नहीं आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसका मतलब कोई दोनों मास बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्लियर? लेकिन क्या कूलम में ये होगा? कभी नहीं होगा। मैं बार बार ये बोलते आ रहा हूँ, जब भी आप लाइक चार्ज रखोगे, लाइक चार्ज का मतलब सेम चार्ज, मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया या नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा ना, वो रिपल्सिव होगा, वो कभी अट्रैक्टिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन और एक ऑप्शन भी हमारे पास हो सकता है ना, मान लो यहाँ पर ये ना हो के मेरे पास एक पॉजिटिव बॉडी है, चार्ज बॉडी नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अट्रैक्टिव। तो कूलम फोर्स कैन बी रिपल्सिव, कैन बी attractive, but gravitational force is always attractive. So this is the major difference between your gravitational interactions and the Coulombic interaction. Is that clear? आया समझ में? अभी मेरे को कोई सवाल पूछना है, अभी मैं प्रूव करूँगा, लेकिन क्या फिजिक्स को ना सीधी करूँ, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन पावरफुल होगा, किसका मोशन नजर आ रहा है? चलिए वाजे, मुझे अभी यहाँ पर ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को रख लूंगा। समझ में आ रहा है ना? एक पॉजिटिव है नेगेटिव। अच्छा मुझे बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो क्या हो गया आपस में? अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कूलम फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन दोनों के पास मास होता है नहीं होता है? डेफिनेटली भाई, जो चार्ज बॉडी है, बॉडी का मतलब क्या होता है? आटम का मतलब मास ही होगा ना, क्योंकि आटम के बीच में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इन सबका कुछ मास होता है, उन सब तो उससे ही बना है ना। मेरे अंदर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसके अंदर में भी है, जो भी दुनिया में देख रहे हैं सबके अंदर में यही चीज है, आटम है, प्रोटॉन है एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ही है, तो इसका मास होगा डिसाइडेड। तो इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, देखो इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास एक प्लस चार्ज है और मेरे पास एक माइनस चार्ज है, इससे मास कुछ ना कुछ क्या होता है, सर्टेन मास डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो चार्ज बॉडी के अंदर में एटम होता है, मास होगा, और इसका कुछ ना कुछ मास होगा। कितना होगा? वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट, लेकिन हमको पता होना चाहिए कुछ ना कुछ मास होता है, क्योंकि वो एटम ही है, और एटम जो होता है, जो मैटर होता है ना, उसके पास सर्टेन मास होता है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला? जिसके पास में मास होता है उनके बीच में ग्रेविटी होता है, तो इनके बीच में मास है आया ना, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। अरे हाँ या ना? डेफिनेटली होना चाहिए। और इनके बीच में क्या है? चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? चार्ज होने की वजह से क्या होता है? कूलम फोर्स। अच्छा मान लो नहीं पॉजिटिव है, सर नेगेटिव मान लो, पॉजिटिव ले लो, तो इनके बीच में क्या होगा? कूलम फोर्स होगा, कूलम फोर्स होगा Fc। मुझे बात बताओ, जब भी कोई अपोजिट चीज को हम लेते हैं ना, चार्ज बड़े नजर नहीं आ रहा है ना, मान लो दो अपोजिट मैग्नेट है, मैग्नेट को लेके जब पास में जाते हैं ना, चिपक जाते हैं या नहीं जाते हैं? होता है ना? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जो चार्ज बॉडी जब सिमिलर होगा, वो पास में आएंगे, दूर जाएंगे, डेफिनेटली वो दूर जा रहे हैं, उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या था? कूलम फोर्स, और कूलम फोर्स दोनों सेम चार्ज के बीच में वैसे क्या होता है? रिपल्सिव होता है। लेकिन ये भी तो वहां पर आना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था या नहीं था? डेफिनेटली था, क्योंकि मास था, जहां पर मास होगा दोनों मास बॉडी के अंदर में वो आएगा। लेकिन अट्रैक्शन नजर आया क्या? नहीं आया ना। तो किसका कौन डोमिनेट कर लिया, चार्ज या मास? डेफिनेटली चार्ज ही किया ना। क्यों? इन दोनों सेम चार्ज हो जा रहे हैं भाई, दोनों का मास है, मास होने से ग्रेविटी आना चाहिए था, अट्रैक्ट होने चाहिए था, वो तो नजर नहीं आया। जस्ट लाइक आई गिव एन एग्जांपल ऑफ द टेबल, 2 न्यूटन 5 न्यूटन, दो का नजर नहीं आएगा, इसका भारी होगा उसका ही नेट आएगा ना। तो इसमें ये भी है, ये भी है, समझ में आ रहा है? लेकिन इसका इंट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका इंट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, कूलम्बिक इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया कि देखो ग्रेविटी कितना है पता है ना। मान लो कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं, वो कितना स्पीड से नीचे गिरता है, उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है पता है? कूलम्बिक इंट्रैक्शन। तो ये एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आया कि जो कूलम्ब फोर्स होगा ना, कूलम्बिक इंट्रैक्शन होगा ना, that will be greater than your gravitational interaction.
सोचो अगर ये नहीं होगा, हमारा उल्टा होता तो दोनों मैग्नेट कभी पास में आता हुआ नजर नहीं आते। चलो फिर वो तो अलग बात है, वो मैग्नेटिज्म में है, वो आगे जाकर पढ़े हैं। मैग्नेट क्यों आ रहा है? क्यों? देखो मैग्नेट के बीच में मास है और के बीच में भी मास है। मैं अगर हाथ में भी दोनों मैग्नेट में रखूंगा ना तो वो भी क्या हो रहा है? चिपक के आ रहे हैं ना, आया ना। देखिए वहां पर दोनों के पास मास भी तो था, ग्रेविटी तो उनको पुल करना चाहिए था, लेकिन पुल नहीं हो रहा है। मेरे हाथ को वो फोर्स लगा रहा है, दोनों मैग्नेट रखा हो, चिपक जा रहे, लेकिन नीचे नहीं आ रहे। क्यों? क्यों? जो ग्रेविटी मेरे हाथ में लग रहा है ना वो इनफ नहीं है इन दोनों को नीचे खींचने के लिए, लेकिन इन दोनों आपस में आ रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल से भी क्या है? ज्यादा है। तो एक्चुअली में ग्रेविटी क्या होता है पता है? अगर फिजिक्स को आगे जाकर पढ़ना है, चैप्टर आएगा पार्टिकल फिजिक्स, बीएससी वगैरह करोगे ना उसमें आएगा, क्लियर? उसको बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स। उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किया जाएगा और वहां पर पता है क्या मिलेगा? ग्रेविटेशनल एक वीक इंटरेक्शन होता है। लगता है ना कोई चीज को फेंकते हैं, कोई पत्थर को फेंकेंगे, भाई नीचे आएगा, हड्डी टूट जाएगा, तो हमको क्या लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा है? नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम इंटरेक्शन हो रहा है ना, कैन इमेजिन, अभी मैं प्रूफ करूंगा। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज होने की वजह से कूलम फोर्स आएगा, मास होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन भी आएगा। कैन इमेजिन, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम इंटरेक्शन होगा ना, दैट विल बी ऑलमोस्ट 10 to the power 42 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ग्रेविटेशनल। कहने का ये मतलब है, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच में क्या होगा? कूलम इंटरेक्शन आएगा, एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन आएगा, और इसका जो कूलम इंटरेक्शन होगा ना, नियरली दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power 42 टाइम्स ऑफ देयर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। कितना वीक है, कैन यू इमेजिन? देखो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ये आता है, ये वैल्यू आएगा, डेफिनेटली आएगा। किससे करना है? अब सर ये कैसे आ गया? चलो बता देता हूँ, पहले एफसी निकालो। एफसी का फॉर्मूला भाई क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर, आर को 1 मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा Q1 का वैल्यू आपको पता है? अच्छा के बताना भूल गया, के का वैल्यू बताए 9 इंटू 10 to the power 9। ठीक है, Q1 होगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19। मैंने मॉड लिया हूँ, और तो इसका स्क्वायर होगा, फिर मान लो 1 का स्क्वायर हो गया, समझ में आया? फिर यहाँ पर कैलकुलेट करो एफ जी क्या होगा? जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का। अच्छा इसका वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 to the power -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 to the power -31 kg, और उसका स्क्वायर लेना है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हमने लिया, और ये 1 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करने के बाद हमको ये रिलेशन मिलेगा कि Fc नियरली इक्वल टू 10 to the power 42 टाइम्स ऑफ Fg। तो Fg से इतना टाइम्स ज्यादा आ गया। तो जब भी कोई पूछा जाएगा दोनों इंटरेक्शन के बीच में कौन सा ज्यादा, किसका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा ना, जो कूलम इंटरेक्शन होगा, चार्ज की वजह से जो इंटरेक्शन आएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या आप निकाल सकते हो दोनों प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? बोल देता हूं कि आप खुद सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। क्लियर? दोनों प्रोटॉन के बीच में जो कूलम इंटरेक्शन आएगा that nearly equal to 10 to the power 36 times of their gravitational interactions। इसको याद रखो, दोनों प्रोटॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो 10 to the power 36 टाइम ज्यादा होगा। कूलम इंटरेक्शन इससे 10 to the power 36 टाइम होगा। और ये किसके लिए? दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच वाला है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का है और ये दोनों प्रोटॉन का है। तो कौन ज्यादा हुआ? कौन? कूलम इंटरेक्शन ज्यादा। क्लियर? फास्ट डिफरेंस बता दिया। ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, कूलम अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी होगा, और वहां पर बताया इतना ज्यादा हो सकता है, इतना ज्यादा होगा। ये बेसिक था। क्लियर? The second and the most important point is that कूलम इंटरेक्शन, ये कूलम के लिए लिख रहा हूँ इस तरफ, और इस तरफ ग्रेविटी के लिए ग्रेविटेशनल के लिए लिख रहा हूँ। ये ना इट डिपेंड्स ऑन ए मीडियम। चार्ज बॉडी कौन से मीडियम में है वो फैक्टर ना एक रोल प्ले करता है जो कूलम फोर्स निकालते हैं। सो ये डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ठीक है, ये मीडियम में डिपेंड नहीं करेंगे,
does not depend on the medium. समझ में आया? कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स जब दोनों बॉडी के बीच में लगेगा ना, उसको मीडियम का जरूरत नहीं है, कहाँ पर भी रख लो उतना ही आएगा. दैट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम. लेकिन वही जब कूलम के बारे में बात करोगे ना, वो मीडियम में डिपेंड करेगा. Here, so it do depends on medium. It does not depend on the medium. समझ में आया? Here, तो क्या मैंने डिफरेंस बताया? कूलम हमेशा ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होगा. कूलम अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. और इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा होता है? या कूलम अट्रैक्शन ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. कितना होता है? अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हम निकालेंगे तो उसका जो कूलम इंटरेक्शन होगा वो 10 to the power 42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा उनके बीच में होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स से. और वही अगर दोनों प्रोटॉन के बारे में हम बात करेंगे ना, दोनों के बीच में जो कूलम इंटरेक्शन हो रहा है ना, that is nearly 10 to the power 36 times greater than the interactions that due to the gravity. Is that clear? And the second point, what I have mentioned that मीडियम डिपेंडेंसी. ग्रेविटी का मीडियम डिपेंडेंसी नहीं होता है, वो मीडियम में डिपेंड नहीं करेगा. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम फोर्स होगा ना, वो मीडियम में डिपेंड करता है. इसका मतलब अगर मान लो क्या हो रहा है, दोनों चार्ज बॉडी है, ठीक है, आपको दो मीडियम दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा सब में वो नहीं होगा. समझ में आ रहा है ना? मैं कहने का मतलब है मीडियम अगर चेंज करोगे ना, जितना इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन भी चेंज होगा. चाहे आप आर को सेम रख लो, मान लो ये 1 कूलम, ये 1 कूलम है, ये एयर मीडियम है, या इनके बीच में 1 मीटर का गैप है, तो भी रिपल्सन हुआ, दोनों पॉजिटिव था. ये एयर मीडियम था, अभी इसको वाटर में रखूंगा ना तो क्या होगा पता है? वो जितना रिपल्सन करेंगे ना उतना नहीं होगा, वो चेंज करेगा, वैरी करेगा. क्यों कर रहा है? अब बोलोगे सर आपने तो कूलम ने बताया था कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है. आपने तो दोनों केस में दोनों चार्ज को सेम रखा. इस मीडियम में दोनों चार्ज जो था, इस मीडियम में दोनों चार्ज वही था, और इस मीडियम में दोनों के बीच में डिस्टेंस जो था, यहाँ पर भी दोनों के बीच में डिस्टेंस वही था. तो फिर कूलम फोर्स क्यों सेम नहीं आएगा? क्योंकि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. और मीडियम में ना परमिटिविटी अलग होता है. एक वर्ड मैंने बोला, क्या बोला? परमिटिविटी. देखो आप जो फॉर्मूला लिखते हो ना, के लिखते हो, के का वैल्यू क्या होता है? के होता है 1/4πε0. इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹. समझ में आया? इससे यूनिट में निकाल सकते हो के का, यहाँ से. ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि के का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 होता है. ठीक है, और इसका इतना वैल्यू होता है 9 × 10⁹. यूनिट यहाँ से हमको मिल जाएगा. तो यहाँ पर जो ε0 है ना, वो क्या होता है? दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, वो परमिटिविटी मीडियम का होता है. इसका मुझे एक बात बताओ, अगर परमिटिविटी मीडियम का प्रॉपर्टी है, तो मैंने अगर दो सेम चार्ज ले रहा हूँ, मान लो 1 कूलम का मैंने 2 चार्ज लिया और इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रख लिया, और इन दोनों को पहले एयर में रखा, फिर बाल्टी में पानी भर दिया, उसके अंदर में डाल दिया. तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में चार्ज सेम, सो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम आएगा, दोनों में डिस्टेंस सेम. तो इसका मतलब कूलम के हिसाब से कूलम फोर्स दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज का प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस का स्क्वायर. इसमें जो है बाल्टी के अंदर में जो रख रहे हो ना जो सिस्टम, उसमें भी तो वही है ना, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस. तो उनके हिसाब से सेम फोर्स आना चाहिए, लेकिन नहीं मिला. क्यों? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, कूलम इंटरेक्शन मीडियम में डिपेंड करता है. तो मीडियम अलग होने के वजह से कूलम का इंटरेक्शन अलग हो रहा है. ऐसा क्यों हुआ? देखो सेम ये रखने के बावजूद भी चेंज हो रहा है. क्यों ना? उसमें ना के का वैल्यू अलग आ रहा है. क्यों आया? के का वैल्यू में परमिटिविटी है, और परमिटिविटी किसका प्रॉपर्टी होता है? मीडियम. अलग मीडियम रखोगे, अलग मीडियम का प्रॉपर्टी तो अलग आएगा, और इसका मतलब अलग मीडियम का क्या अलग आता है? परमिटिविटी. परमिटिविटी अलग मतलब किसका वैल्यू अलग आएगा? के का वैल्यू अलग आएगा, मतलब एफ का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा. समझ में आ रहा है ना? तो सेम सिस्टम ऑफ चार्ज, सेम डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस को भी सेम रखा, लेकिन मीडियम को अलग कर लिया, तो उनके बीच में इंटरेक्शन भी अलग आ रहा है ना. तो मीडियम डिपेंडेंट हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया क्यों ये मीडियम डिपेंडेंट आ रहा था? ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये साबित कर लिया
कि भाई ये मीडियम में भी डिपेंड करता है। समझ में आया? तो अभी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आ गया, दैट इज परमिटिविटी। और यहाँ पर ना ऐसे लिखा जाता है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड जहाँ पर एप्सिलॉन एम लिखा जाएगा दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम बट नॉट द फ्री स्पेस। तो इसके लिए फोर्स भी ये आएगा। देखो एक ही चीज में लिखा हूँ, मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन। समझ में आया? चलो फिर समझते हैं अभी परमिटिविटी होता क्या है। देखो परमिटिविटी किससे अगर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा क्या दे रहा है, उसके नाम से ही पता चल रहा है वो परमिशन ज्यादा दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना, इसका नाम जो है उसका काम वो नहीं है, ये उल्टा काम करता है। ये परमिशन खुद के फील्ड को देता है। किसका मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा ना, सो इट प्रोवाइड्स मोर परमिशन बट टू द इंटरनल फील्ड। वो बोलेगा भाई मेरा फील्ड में जो हो रहा है ना उसमें वो इंटरनल फील्ड को मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन वो इंटरनल फील्ड का काम क्या करेगा ना, एक्सटर्नल फील्ड को घटाएगा। एक्सटर्नल फील्ड मतलब कौन सा इंटरेक्शन जो चार्ज के बीच में होता है, कूलम्ब इंटरेक्शन। सो परमिटिविटी इसका ज्यादा, परमिशन ज्यादा ये किसको मिल रहा है, एक्सटर्नल को या इंटरनल को? खुद के फील्ड को दे रहा है भाई, खुद के फील्ड को ही दे रहा है कि भाई तेरा परमिशन ज्यादा हो गया, तू जाके ना तेरे ऊपर आने वाला पूरे फोर्स को कम कर दे। सो जिसका इसका मतलब परमिटिविटी ज्यादा होने से इंटरनल को परमिशन मिला, लेकिन इसको ज्यादा परमिशन जितना ज्यादा मिलेगा एक्सटर्नल का वैल्यू उतना आया ना, ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा। इसका मतलब जिसका परमिटिविटी ज्यादा हुआ वहां पर कूलम्ब इंटरेक्शन क्या होगा, कम ही तो आएगा ना। क्यों? ये ज्यादा होने से ये बोल रहा है कि भाई तेरे को मैं ज्यादा परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन किसको दे रहा हूँ, अपने खुद इंटरनल फील्ड को दे रहा हूँ, और उसका काम है एक्सटर्नल को अपोज करना, वो जाके ना उसको घटाएगा। इसका मतलब जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा वहां पर कूलम्ब इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। क्लियर? इसका मतलब जहां पर ये मैक्स होगा वहां पर कूलम्ब इंटरेक्शंस क्या होगा, वो मीन हो जाएगा, और जहां पर ये मिनिमम होगा वहां पर कूलम्ब इंटरेक्शंस क्या होगा, मैक्स होगा। ये कंसेप्ट को दिमाग में अभी से फिट कर लो, जिसका परमिटिविटी ज्यादा उसका इंटरनल फील्ड को परमिशन ज्यादा मिला ताकि इसको उन्होंने घटा सके, इसलिए वो मिनिमम हुआ। और जिसका परमिटिविटी कम, वो कम परमिशन दे रहा है अपने इंटरनल फील्ड को जाके, तो एक्सटर्नल को घटा, और कम परमिशन मिलने की वजह से इंटरनल इसको उतना घटा नहीं पाता है, इसलिए वो मैच हो जाता है। और रिमेंबर परमिटिविटी फ्री स्पेस का ना सबसे कम होता है। रिमेंबर परमिटिविटी फ्री स्पेस का सबसे कम, इसीलिए परमिटिविटी फ्री स्पेस में कम होने की वजह से वहां पर जो फोर्स आएगा वो होगा मैक्सिमम। इसका मतलब force between two charges on air is always greater than force between any two medium। समझ में आया? तो चार्ज के बीच में, तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था, हमने एयर में रखा था, बाल्टी पानी में रखा था, तो किस में फोर्स ज्यादा आया ना, एयर में फोर्स ज्यादा आया। क्लियर? एकदम आ गया समझ में? जी।